साल 2048 में धरती पर बहुत ज्यादा आबादी हो चुकी है और लगभग सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो चुके हैं। इसलिए सरकार 14 सैनिकों पर एक खास प्रयोग शुरू करती है ताकि उनके शरीर को बदलकर उन्हें शनि ग्रह के चांद टाइटन पर भेजा जा सके, जहां वे नई सभ्यता बसाएंगे। इन सभी लोगों और उनके परिवारों को एक प्राइवेट इलाके में रखा जाता है, जहां बड़े बड़े आधुनिक और हाईटेक घर बने होते हैं। इन्हीं लोगों में एक पूर्व पायलट रिक भी होता है, जो अपनी पत्नी एबिगल और बेटे लुकास के साथ वहां आता है। एबिगल एक डॉक्टर है। इस प्रोग्राम का नेता डॉक्टर कॉलिंगवुड मानता है कि रिक इस मिशन में बहुत अच्छा करेगा। पहले रिक एयरफोर्स में था। एक बार उसका विमान सीरिया के रेगिस्तान में गिर गया था, लेकिन घायल होने और 3 दिन तक बिना खाने पीने के रहने के बाद भी वो अकेले बचकर निकल आया था। इसी वजह से उसे बहुत मजबूत इंसान माना जाता है। रिक और एबिगल अपने बेटे का भविष्य बेहतर बनाने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, लेकिन एबिगल को डर रहता है कि रिक बहुत बीमार पड़ सकता है। कॉलिंगवुड मानता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिक को सही इलाज मिलेगा। सबके बसने के बाद कॉलिंगवुड पहली मीटिंग करता है। वो बताता है कि इंसानों ने धरती को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए टाइटन सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहां वातावरण और शुरुआती जीवन के संकेत मौजूद हैं। लेकिन टाइटन बहुत खतरनाक जगह है। वहां मीथेन की बारिश होती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है और वहां की हवा इंसानों के लिए जहरीली है। इसलिए टाइटन को इंसानों के लायक बनाने की बजाय इंसानों को टाइटन के लायक बनाया जाएगा। एक आदमी पूछता है कि अगर शरीर इस इलाज को स्वीकार न करे तो क्या होगा। कॉलिंगवुड कहता है कि शुरुआती टेस्ट सफल रहे हैं, लेकिन वो ये भी मानता है कि सभी लोग जिंदा बचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आदमी लगातार सवाल पूछता रहता है। तभी रिक उसे बीच में रोक कर कहता है कि अगर उसे इस प्रोग्राम पर भरोसा नहीं है तो वो यहाँ से चला जाए। ये सभी लोग अलग अलग देशों से आए हैं और इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि ये अपनी जिंदगी में बहुत कठिन हालात से बच चुके हैं। मीटिंग के बाद सबको बेस में आने जाने के लिए की कार्ड दिए जाते हैं और उन्हें लैब में ले जाया जाता है, जहां अगले कुछ हफ्तों में लगने वाले 300 इंजेक्शनों में से पहला इंजेक्शन दिया जाता है। डॉक्टर फ्रेया हर इंजेक्शन के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिक उसकी पूरी बात नहीं समझ पाता। धीरे धीरे रिक का परिवार नई जिंदगी में ढल जाता है। लुकास स्कूल जाने लगता है और एबिगल कभी कभी रिक के इलाज के दौरान उसके साथ रहती है। जल्दी ही सभी लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे अक्सर साथ में डिनर और बारबेक्यू करते हैं। कभी कभी उनकी बातें गंभीर भी हो जाती हैं, जैसे जब एक आदमी डर जताता है कि शायद टाइटन पर 2 साल बिताने के बाद उन्हें वापस लौटने की इजाजत न मिले। शराब बंद होने से पहले होने वाली आखिरी पार्टी में एबिगल जरूरत से ज्यादा पी लेती है। तभी अचानक रिक जोर जोर से खांसते हुए गिर पड़ता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एबिगल उसका चेकअप करती है और देखती है कि उसे तेज बुखार है। वो पूरी रात उसके पास रहकर उसकी देखभाल करती है। कुछ समय बाद कॉलिंगवुड खुश होता है, क्योंकि सभी लोगों का डीएनए बदलना शुरू हो चुका था। इसके बाद वो एक बड़ा टेस्ट करवाता है। सभी को बिना ऑक्सीजन टैंक के पानी के अंदर रहना होता है। 30 मिनट बाद सिर्फ रिक और टेली ही पानी में टिके रहते हैं। टेली 39 मिनट तक रहती है, लेकिन रिक उससे भी ज्यादा देर तक पानी में रहता है। वो पानी में डॉल्फिन जैसी रफ्तार से तैरता है। उस शाम रिक लुकास को अपनी शानदार तैराकी दिखाता है। बाद में एबिगल कुछ पल के लिए रिक के शरीर पर काली नसें देखती है, लेकिन वे जल्दी गायब हो जाती हैं और वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। कुछ दिनों बाद सभी लोगों की पहली सर्जरी होती है। उसी समय रेन एबिगल से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है और उसके पति को इस प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए था। एबिगल उसे समझाती है कि वे ये सब इंसानों और अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए कर रहे हैं। सर्जरी के बाद रिक जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन एबिगल साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़कर और ज्यादा परेशान हो जाती है। एक रात वो रिक को अपने शरीर पर बर्फ लगाते हुए देखती है, क्योंकि उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही होती है। तभी रिक को पता चलता है कि अब उसे ठंड महसूस नहीं होती। जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों को ऐसे मास्क पहनाकर दौड़ाया जाता है जो टाइटन की हवा जैसा माहौल बनाते हैं। उन्हें बर्फ जैसे ठंडे पानी में भी तैरना पड़ता है। इनमें से कुछ लोग हार मानने लगते हैं। रिक टेली की मदद करता है और उसे पानी के अंदर शांत रहना और सांसों पर कंट्रोल करना सिखाता है। एक दिन रिक देखता है कि उसके बाल झड़ने लगे हैं।
कुछ ही समय बाद ग्रुप की एक महिला को दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। वो इस मिशन में मरने वाली पहली इंसान बनती है। इसके बाद सभी लोग इस खतरे के बारे में बात करते हैं, लेकिन आखिर में वे इस जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं और अपने डर को कम करने के लिए नियम तोड़कर शराब भी पीते हैं। धीरे धीरे सभी लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। टेली मानती है कि उसे अपने पति एंड्रयू के साथ अपने भविष्य को लेकर भरोसा नहीं रहा। एक डिनर के दौरान एबिगल नोटिस करती है कि सभी लोगों की त्वचा पर कभी कभी काली नसें दिखाई देती हैं। तभी अचानक जेन अपना नियंत्रण खो देता है और रेन पर हमला कर देता है। बाकी लोग किसी तरह उसे रोकते हैं। अगले दिन डॉक्टर फ्रेया सभी लोगों को ज्यादा मात्रा में दवाइयां देती है ताकि आगे कोई समस्या ना हो। लेकिन एबिगल को शक होने लगता है क्योंकि दवाइयों की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। वो कॉलिंगवुड से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। कुछ समय बाद रिक खून की उल्टी करने लगता है। एबिगल छुपकर उसका सैंपल लेती है और बाद में उसे घर के अंदर छिपे हुए कैमरे मिलते हैं। इसका मतलब था कि उन पर हर समय नजर रखी जा रही थी। धीरे धीरे रिक की हालत और खराब होने लगती है। उसकी चमड़ी उतरने लगती है और उसका खून काला हो जाता है। अगली प्रक्रिया में सभी लोगों की आंखों की सर्जरी की जाती है ताकि वे अंधेरे में देख सकें। इस तरह उन्हें और ज्यादा बदलकर टाइटन पर जिंदा रहने लायक बनाया जा रहा था। सर्जरी सफल रहती है, लेकिन रिक को कुछ समय तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखनी पड़ती है। इसलिए उसका परिवार घर में चलने फिरने में उसकी मदद करता है। एक रात एबिगल उसे दर्द में कराहते हुए सुनती है और तभी उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। उसे तुरंत दोबारा लैब में ले जाया जाता है। एबिगल गुस्से में कॉलिंगवुड का सामना करती है और कहती है कि रिक के अंदर कुछ जिंदा है। साथ ही वो ये भी बता देती है कि उसे छिपे हुए कैमरों के बारे में पता चल चुका है। कॉलिंगवुड मानता है कि निगरानी का आदेश उसने नहीं बल्कि पेंटागन ने दिया था। वो कहता है कि रिक का कुछ समय के लिए अंधा होना इस प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन एबिगल को लगता है कि वो उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। घर लौटकर जब एबिगल रिक के कपड़े पैक कर रही होती है, तभी बाहर सायरन की आवाज सुनाई देती है। बाहर सेना ने जेन के घर को घेर लिया होता है। दूर से एबिगल एक डरावना दृश्य देखती है। पूरी तरह बदल चुका जेन रेन को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इसके बाद सैनिक अंदर घुसते हैं और जेन को गोली मार देते हैं। बाद में जब रिक बेस में ठीक हो रहा होता है, तब एबिगल मौके का फायदा उठाकर चुपके से कॉलिंगवुड के ऑफिस में घुस जाती है। वहां उसे कुछ फाइलें मिलती हैं जिनसे सच्चाई सामने आती है। असल में इन सभी लोगों को जानवरों का डीएनए दिया जा रहा था ताकि एक नई प्रजाति बनाई जा सके, जिसे होमो टाइटेनियंस कहा जाता है। उधर कॉलिंगवुड की मुलाकात कर्नल सोलानो और नासा के अधिकारियों से होती है। वे इस प्रोग्राम को बहुत खतरनाक और गलत बताते हुए बंद करना चाहते हैं। उनका कहना था कि लोग हिंसक बनते जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट पुराने इंसानी प्रयोगों जैसा है। सोलानो आदेश देता है कि ये प्रोग्राम उसके बेस से हटाया जाए, लेकिन कॉलिंगवुड मना कर देता है। उसका कहना था कि केवल उससे ऊपर के अधिकारी ही इसे रोक सकते हैं। डॉक्टर फ्रेया भी कॉलिंगवुड से कहती है कि अब ये प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। जब रिक वापस घर आता है, तब कॉलिंगवुड समझाता है कि जेम की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसका दिमाग नई ताकतों और तेज इंद्रियों को संभाल नहीं पाया। वो कहता है कि एक नई सर्जरी से ये समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए रिक को वो सर्जरी करवानी ही होगी। एबिगल दबाव डालती है, तब जाकर कॉलिंगवुड सच बताता है कि सभी लोगों को जानवरों का डीएनए दिया जा रहा है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। कुछ समय बाद रिक की आंखें ठीक हो जाती हैं और अब वो अंधेरे में भी साफ देख सकता है। इसके बाद वो आगे की प्रक्रिया जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी लोगों की आखिरी सर्जरी की जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी वजह से मर जाते हैं। सिर्फ रिक और टेली ही जिंदा बचते हैं। जब उनके परिवार उन्हें देखने आते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। रिक और टेली अब पूरी तरह इंसान जैसे नहीं दिखते थे। वे एक दूसरे से छूकर और बहुत कम आवाज वाली ध्वनियों से बात करते हैं, जिन्हें इंसान सुन भी नहीं सकते। रिक को इस हालत में देखकर एबिगल पूरी तरह टूट जाती है, खासकर तब जब कॉलिंगवुड उसे रिक की शादी की अंगूठी देता है। हालांकि उन्हें जल्द ही टाइटन भेजा जाना था, फिर भी उन्हें कुछ समय के लिए घर पर रहने की इजाजत मिलती है। रिक अब सामान्य इंसानों जैसी हरकतें करने में संघर्ष करता है और गलती से एबिगल को चोट भी पहुंचा देता है। एबिगल उससे डरने लगती है। रिक अपना ज्यादातर समय स्विमिंग पूल में बिताने लगता है,
क्योंकि वहीं उसे सबसे ज्यादा आराम महसूस होता है। एक रात एबिगेल देखती है कि टैली खून से लथपथ हालत में बगीचे में आती है। रिक अपनी उंगलियों से निकले अजीब टेंटिकल्स की मदद से उससे शांत तरीके से बात करता है। कुछ देर बाद सैनिक वहां पहुंचते हैं और एंड्रयू को मरा हुआ पाते हैं। इसके बाद सेना हमला कर देती है। टैली को बेहोश करने वाली गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन वो जवाब में एक सैनिक को मार देती है। आखिर में सैनिक उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। रिक अपनी नई ताकत से सैनिकों से लड़ता है और एक सैनिक को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। एबिगेल उसे रोक नहीं पाती। जब रिक को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है, तो वो वहां से भाग जाता है। कर्नल सोलानो तुरंत उसे पकड़ने का आदेश देता है, जबकि कॉलिंगवुड इसका विरोध करता है। एबिगेल और लुकास को सुरक्षित जगह ले जाया जाता है, लेकिन एबिगेल वहां से निकलकर उस खास जगह पहुंचती है जहां वो और रिक पहले साथ समय बिताते थे। वो रिक के पास जाती है और उसे दिखाती है कि उसे अब भी उससे डर नहीं लगता। दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद एबिगेल की आंख बेस के अंदर खुलती है। कॉलिंगवुड बताता है कि अब ये प्रोग्राम बंद किया जा रहा है और रिक को तुरंत टाइटन भेजना होगा, क्योंकि धरती अब उसके लिए खतरनाक बन चुकी है। लेकिन उसे जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता, इसलिए एबिगेल से कहा जाता है कि वो रिक को समझाए। उसे रिक को क्विटापिन नाम की दवा देने के लिए कहा जाता है, जिससे उसकी याददाश्त खत्म हो जाए और वो आसानी से उनकी बात मान ले। एबिगेल मानने का नाटक करती है, लेकिन असली दवा की जगह साधारण सलाइन इंजेक्ट कर देती है। अकेला छोड़ने के बाद रिक उठ जाता है। वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। इसके बाद वो एक गार्ड को मारकर वहां से भाग निकलता है। सैनिक उसका पीछा करते हैं, लेकिन रिक अंधेरे का फायदा उठाकर उनसे बचता रहता है। एबिगेल लुकास को लेकर भागती है और फ्रेया की मदद से बाहर घायल रिक को ढूंढ लेती है। चारों तरफ से सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। कॉलिंगवुड सैनिकों को गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन कर्नल सोलानो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो निहत्थे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बाकी सैनिक भी उसका साथ देते हैं और कॉलिंगवुड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद एबिगेल रिक को गले लगाती है, ताकि उसके अंदर बची इंसानियत पूरी तरह खत्म ना हो। बाद में एबिगेल और फ्रेया मिलकर टाइटन 2 नाम का एक नया और सुरक्षित प्रोग्राम शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिक को टाइटन भेज दिया जाता है, जहां उसका बदलाव पूरी तरह पूरा हो जाता है।